नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। बच्चा आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें से हिस्ट्री के पेपर में बेटा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 नंबर बेटा कम नहीं होते और बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है जिसे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो बेटा पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो जल्दी से अब हम शुरू कर देते हैं आज के चैप्टर को, ठीक है। बच्चा सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, एक्चुअल में हम चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। देखो इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच जो परिवर्तन समाज में देखने को मिले, ठीक है, उन सब परिवर्तनों की जांच हमें करनी है। इस बीच का समाज कैसा रहा, ठीक है, यानी कि इस टाइम के बीच की सोसाइटी कैसी थी, उस पूरी सोसाइटी को हम इस चैप्टर में समझ लेंगे। अब चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं पहले। बंधुत्व, इसमें हमें बंधुत्व क्यों पढ़ाया जा रहा है, बंधुत्व शब्द क्यों रखा गया, ठीक है। देखो बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा। क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा का मतलब क्या है भाई, सभी एक दूसरे से भाई बनकर रहे, ठीक है। इसमें हमें शो किया गया चैप्टर में किस तरीके से बंधुत्व टूटा, किस तरीके से बंधुत्व टूटा। बंधुत्व टूटने का मतलब क्या है बेटा, बंधुत्व टूटने का मतलब है कि कैसे जो एक ही वंश के हुआ करते थे, कुरु वंश के, पांडव और कौरव, किस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ठीक है। किस वजह से, सत्ता की वजह से। किस वजह से बेटा, सत्ता के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिखाया गया कि जाति सिस्टम क्या हुआ करता था, कैसे ये सामने आया। अभी आप वर्ण वगैरह पढ़ेंगे इसमें, है ना, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलेगा आपको। फिर क्या वर्णों से अलग भी कोई हुआ करता था, जातियां कैसे बनी, वो सारी चीजें भी आप पढ़ेंगे। और फिर कुछ वर्ण जातियों के अतिरिक्त भी वर्ग सामने आए, ठीक है। वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और बड़े अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम एक चीज को समझे, आखिरकार ये कौरव और पांडव में लड़ाई क्यों हुई, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए एक टॉपिक जो पेपर में बेटा 3 मार्क्स का बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स का, ये मान के चलो बहुत ज्यादा चांसेस है आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत का समालोचनात्मक विवरण, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब मन में क्वेश्चन आता है, सर ये समालोचनात्मक संस्करण का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय समालोचनात्मक संस्करण, यानी कि क्रिटिकल एडिशन। क्या चीज, क्रिटिकल एडिशन। ये समालोचनात्मक विवरण का मतलब पहले हमें जान लेना चाहिए, इस शब्द का मतलब जान लेना चाहिए। तो बेटा बड़े प्यार से समझे, समालोचनात्मक विवरण का मतलब ये होता है गहन विश्लेषण करना। क्या चीज, गहन विश्लेषण, ठीक है। गहन विश्लेषण का मतलब क्या होता है, जो भी ग्रंथ है ना, उसे पूर्ण रूप से एक्सेप्ट ना करना, मतलब कि वो सारी चीजों की जानकारी हासिल करना, है ना। उसके गुण दोष, गुण या हो गए, उसके दोष हो गए, है ना, सब चीजों की, सभी बातों का ध्यान में रखकर, बातों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक नया ग्रंथ तैयार करना। क्या हो गया, नया ग्रंथ तैयार करना। अब जो महाभारत का समालोचनात्मक विवरण है वो करने की जिम्मेदारी उठाई थी बेटा एक संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे, संस्कृत के विद्वान। ये 1919 में स्टार्ट किया था इन्होंने, संस्कृत के विद्वान, ठीक है, के विद्वान वीएस सुकथांकर ने। किसने, वीएस सुकथांकर जी ने, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया बेटा,
आप एक चीज को समझना, इन्होंने किया जितने भी हमारे महाभारत के संबंधित पांडुलिपियां मिली, पांडुलिपियां मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, जो हैंड रिटन होती हैं, जो हाथ द्वारा लिखी जाती है। तो जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपियां मिली है ना, अलग अलग क्षेत्रों की पांडुलिपियां, अलग अलग क्षेत्रों की पांडुलिपियों का जो इसी काल से संबंधित है ना, पांडुलिपियों का अध्ययन किया और अलग अलग क्षेत्रों की पांडुलिपियों का अध्ययन करके उन्होंने दो चीजों को जान लिया, दो चीजें देखने को मिली। ठीक है, कितनी चीजें बच्चा, दो चीजें देखने को मिली। एक तो थी समानता, यानी कि कई सारे बेटा जो कहानियां थी या कई सारे जो श्लोक थे वो एक समान दिखाई दिए, और दूसरी थी बेटा क्षेत्र प्रभेद। क्या थी, क्षेत्र प्रभेद, यानी कि दोनों में कहानियों में अंतर भी दिखाई दिए। ठीक है, अंतर का मतलब क्या है, क्षेत्रों के अनुसार चीजों को बदल कर भी दर्शाया गया। क्लियर हो गई बात। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वीएस सुक्थांका जी ने एक 13,000 पेजिस का, कितने, 13,000 पेजिस का ग्रंथ तैयार किया। ठीक है, ये प्रिपेयर करने में उन्हें 47 ईयर्स का टाइम लगा। कितने ईयर्स का, 47 ईयर्स का टाइम लगा, क्योंकि बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण करना चाहते थे। कौन, वीएस सुक्थांक। क्लियर हो गई बात। ये था बेटा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। क्या था, क्रिटिकल एडिशन। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं बेटा ये समालोचनात्मक संस्करण शब्द का मतलब समझ आया होगा। समालोचनात्मक संस्करण शब्द का मतलब क्या होता है, हर एक चीज का गहन अध्ययन करके उसकी जड़ तक पहुंचना, उसकी तह तक पहुंचना केवल। और अब देखो कई बार क्या होता है, क्रिटिकल एडिशन को समझ के ना लोग ये समझते हैं कि इसमें क्रिटिसाइज किया होगा, कमियां बताई होंगी। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। समालोचनात्मक का मतलब होता है कि समान एक तरीके से, ठीक है, एक ग्रंथ तैयार करना जिसमें दोष और गुण दोनों को देखा जाएगा। ठीक है, अलग अलग चीजों को स्टडी किया जाएगा और अलग अलग चीजों को स्टडी कर कर उनकी पूर्ण रूप से जानकारी देखी जाएगी और उसी के आधार पर एक नया ग्रंथ तैयार किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। जिसका जिम्मा किसने उठाया था, 1919 में वीएस सुक्थांका ने। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा आपको यहां तक क्लियर हो गया और आपने इतने शब्द याद कर लिए जितने मैंने बताए हैं, तो आप अपने बोर्ड में 3 नंबर बिल्कुल डन कर लोगे। ठीक है, कितने नंबर बेटा, 3 नंबर जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इससे अगला टॉपिक बेटा हमें समझना होगा क्या, उस समय जब ये महाभारत काल चल रहा था उस समय परिवार कैसे होते थे। क्या चीज, परिवार। हमें यहां से परिवारों की जानकारी ले लेनी चाहिए। ठीक है, किसकी जानकारी बेटा, परिवारों की जानकारी ले लेनी चाहिए। परिवारों की जानकारी, आखिरकार परिवार कैसे होते थे और किस तरीके से रहा करते थे। क्या हर एक जगह परिवार एक जैसे थे या अलग अलग पारिवारिक सिस्टम चलते थे, ये सारी चीजों की जानकारी हमें देखनी होगी। क्लियर हो गई बात बेटा। तो देखो बेटा हर जगह, ठीक है, सभी परिवार एक समान नहीं होते थे, एक समान नहीं होते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कई कई परिवारों में क्या होता है बेटा, एक तो चचेरे मौसेरे से भी खून का रिश्ता माने आता था, है ना, खून का रिश्ता माने आता था, यानी कि ब्लड रिलेशन माने आता था। लेकिन कुछ परिवारों में ऐसा था कि केवल सगे भाई बहनों को ही, सगे भाई बहनों से ही खून का रिश्ता मानते थे। ठीक है, यानी कि परिवारों को लेकर अलग अलग धारणाएं सामने दिखाई देती थी। ठीक है, किसको लेकर बेटा, परिवारों को लेकर
परिवारों को लेकर अलग अलग धारणाएं, ठीक है, अलग अलग धारणाएं दिखाई देती थी। जैसे कि बेटा मैं आपको कहानी बताऊं, इसी से जोड़ लेते हैं हम बंधुत्व को। किसको? बंधुत्व। अब बंधुत्व का मतलब क्या होता है बेटा, पहले हमें जान लेना चाहिए, फिर हम जान लेंगे कि आखिरकार उनमें रिश्ते कैसे होते थे, ठीक है। फिर यहीं से बनाएंगे हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 8 नंबर में पेपर में दिखाई देता है, ठीक है। तो बच्चा हमें बंधुत्व को समझना होगा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है जी, भाईचारा है ना। लेकिन महाभारत के टाइम पे हमें बंधुत्व की कहानी कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दी। तो बेटा मैं आपको बताता हूं यहां से किसकी कहानी, इधर कैसे बंधुत्व टूटा। देखो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र जो कि नेत्रहीन थे। क्या थे? नेत्रहीन। इनकी नेत्रहीनता के चलते इनके छोटे भाई पांडु को, किसको बेटा? पांडु को क्या मिला? साम्राज्य मिल गया, ठीक है। लेकिन पांडु की अल्पायु में ही डेथ हो गई। अल्पायु में डेथ होने का मतलब क्या? छोटी उम्र में ही डेथ हो गई। जिस समय जितने भी ये हमारे राजकुमार थे वो वयस्क थे, अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क मतलब छोटी एज के थे, जिस कारण कुछ समय के लिए राजा बनाया गया। किनको? धृतराष्ट्र को। लेकिन जैसे जैसे सभी राजकुमार बड़े होते गए, ठीक है, वैसे वैसे क्या हुआ बेटा, सभी राजकुमारों के बड़े होते होते जो जनता थी, जनता का झुकाव जाने लगा किसकी साइड? पांडवों की साइड। किसकी साइड? पांडवों की साइड। अब जब उनका ध्यान पांडवों की साइड जाने लगा, तो जैसे जैसे उनका ध्यान पांडवों की साइड गया, तो पांडवों की साइड जाते जाते बेटा क्या हुआ कि यहां से एक कहानी मुड़ गई। जो सबसे बड़े पुत्र थे धृतराष्ट्र के, कौन थे बेटा? धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर। कौन थे? युधिष्ठिर, ठीक है। अब युधिष्ठिर अपने पिताजी को जाके कहते हैं, हे भूपति, तुम्हारी अपूर्णता के कारण। अपूर्णता का मतलब क्या है? अपूर्णता का मतलब है तुम पूर्ण नहीं थे। पूर्ण मतलब नेत्रहीन थे ना, उस कारण साम्राज्य हम तक नहीं पहुंचा, हमें साम्राज्य नहीं मिल रहा, ठीक है। जब हमें साम्राज्य नहीं मिल रहा, अब साम्राज्य किस पे चला जाएगा? साम्राज्य चला जाएगा जी पांडवों पे। किसके पास? पांडवों के पास चला गया साम्राज्य। अब जब साम्राज्य पांडवों के पास जाएगा तो बेटा उस टाइम पे चलता था क्या? एक वर्ड आते पितृवंशिकता। क्या चलता था? पितृवंशिकता। अगर साम्राज्य साहब पांडवों के पास चला गया तो पितृवंशिकता के अनुसार उन्हीं के पुत्र पौत्र से पौत्र पौत्र से परपौत्र तक ये चलता रहेगा, और हमारे आने वाली जनरेशन केवल और केवल सेवक बनकर रह जाएगी। ये चीज दिखाई दी एक संस्कृत के ग्रंथ आदि पर्वन से। किससे? आदि पर्वन से। तो इससे पता लगता है बेटा कहीं ना कहीं बंधुत्व की कहानी तो पूरी चल ही रही है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमें समझ लेना चाहिए जो शब्द मैंने यहां पे लिखा पितृवंशिकता। क्या लिखा? पितृवंशिकता। तो ये पितृवंशिकता का मतलब क्या है? देखो यहां पे अगर मैं लिख लूं बेटा पितृवंशिकता, तो आपको यही समझा देता हूं ताकि आसानी से क्लियर हो जाए पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन। पितृवंशिकता। पितृवंशिकता का मतलब क्या है बेटा? पहले जो साम्राज्य चलते थे ना, यानी कि जो पहले प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी को सिंपल लैंग्वेज में बोले भूमि, या जो भी अन्य संसाधन होते थे, ठीक है, अन्य संसाधन, वो क्या होते थे बेटा? पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र की ओर चलते रहते थे। कहने का मतलब क्या है कि इसमें लड़कियों का कोई खासा अधिकार नहीं होता था, ठीक है। जमीनों पर क्या होता था? पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से परपौत्र चलता था, ठीक है। अब एक वर्ड आ जाता है मातृवंशिकता। क्या आ जाता है? मातृवंशिकता। मातृवंशिकता का मतलब क्या हो जाएगा जी? माताओं से संबंधित करके, ठीक है। यानी कि अब माताओं का भी वंश चला जाता था, जो इसकी जानकारी बहुत खासा हमें मिली नहीं है, ठीक है। हमारे उस समाज में ज्यादातर पितृवंशिकता विद्यमान थी। उसी चीज का डर सता रहा था किसको? उसी चीज का डर सता रहा था कौरवों को, ठीक है, युधिष्ठिर को। तभी तो युधिष्ठिर बोला कि हे भूपति, तुम्हारी अपूर्णता के कारण हमारे आने वाली सारी जनरेशन भी सेवक बनकर रह जाएगी। क्लियर हुई बात? तो पितृवंशिकता का भी मतलब समझ आ गया बेटा।
मतलब माताओं को या बेटियों को या बहनों को कोई प्रॉपर्टी पर हक नहीं मिलता था। ठीक है, पितृवंशिकता का सिंपल सा मतलब यही था, संसाधन जो होंगे पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र की ओर और पौत्र से परपौत्र की ओर ट्रांसफर होते रहेंगे। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा आ जाता है एक शब्द, क्या, पितृवंशिकता के बाद विवाह की कहानी। क्या आ जाता है? विवाह की कहानी। जैसा कि बेटा मैंने पितृवंशिकता पे बताया, पितृवंशिकता में मैंने आपको क्या बताया, जो संसाधन होते थे या प्रॉपर्टी होती थी, पिता, पिता से पुत्र, पौत्र से पौत्र, पौत्र से परपौत्र तक चलती थी। लेकिन जो विवाह था, अब क्या होता था, वयस्क उम्र में ही, ठीक है, जैसे ही लड़की थोड़ी सी बड़ी होती थी, ठीक है, पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था कन्यादान। क्या चीज? कन्यादान। ऐसा माना जाता था कन्यादान, आज भी सुना होगा कन्यादान महादान का आपने, है ना। तो ऐसा माना जाता था कि जैसे ही पुत्री थोड़ी युवावस्था में आती है ना, यानी कि बड़ी होती है, पिता को क्या करना चाहिए, उसका कन्यादान कर देना चाहिए या उसका विवाह कर देना चाहिए। ठीक है, महाभारत काल में जो ये वो काल है, उस टाइम पे विवाह 8 प्रकार के मिले। कितने? 8 प्रकार। ठीक है, जिसमें से 4 उत्तम माने गए और 4 को बुरा माना गया। याद आएगा, 4 प्रकार के विवाह क्या माने गए? काफी अच्छे माने गए, और 4 प्रकार के विवाह को अच्छा नहीं माना गया। इधर मैं आपको कुछ विवाह के प्रकार भी बता देता हूँ, 1-2। जैसे कि बेटा यहीं से मैं आपको गोत्र भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, स्त्री का गोत्र। अब गोत्र क्या होता है बेटा? गोत्र शब्द को लिया गया है किसके साथ? गोत्र शब्द को लिया गया है एक विशिष्ट ऋषि या मुनि के नाम पर। ठीक है, ऐसा माना जाता है हम सब एक विशिष्ट ऋषि या मुनि की संतान होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें हमारा गोत्र मिलता है। ठीक है, तो उस समय भी बेटा गोत्र की प्रथा थी। तो गोत्र के आधार पर विवाह 2 प्रकार के होते थे। एक होता था बेटा अंतर्विवाह और एक होता था बहिर्विवाह। बहिर्विवाह, ठीक है। अंतर्विवाह का मतलब क्या है बेटा? अंतर्विवाह का मतलब है गोत्र के अंदर शादी कर देना, और बहिर्विवाह का मतलब क्या है? गोत्र के बाहर शादी करना। उत्तम माना जाता था गोत्र के बाहर शादी करना। क्यों? क्योंकि अंतर्विवाह का मतलब क्या हो गया? एक गोत्र का विवाह, एक ही गोत्र के अंदर विवाह, और बहिर्विवाह का मतलब क्या हो गया? गोत्र के बाहर विवाह। अगर देखो एक ही गोत्र के अंदर विवाह किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा माना गया ना हम एक ही ऋषि मुनि की संतान है। जब हम एक ही ऋषि मुनि की संतान है, तो वो ऋषि मुनि हमारे पिता हैं। जब वो हमारे पिता हैं, तो जो एक गोत्र की लड़की होगी और एक गोत्र का लड़का होगा, आपस में क्या हो गए? जी सर, वो तो भाई बहन हो गए। तो क्या भाई बहन की शादी अवेलेबल है? क्या ऐसी कोई परमिशन है भाई बहन की शादी की? जी बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि अंतर्विवाह तो अच्छा नहीं है, जबकि बहिर्विवाह अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद बेटा गोत्र के 2 नियम मिल जाते हैं यहां से। ठीक है, गोत्र के 2 नियम जो स्त्रियों को पालन करने होते थे। एक तो गोत्र का नियम हो गया बेटा गोत्र के बाहर शादी। क्या होता था? गोत्र के बाहर शादी। ठीक है, और दूसरा नियम क्या हो गया बच्चा गोत्र का? कि जैसे ही शादी हो जाती थी, शादी होते ही स्त्री को अपना गोत्र बदलना पड़ता था। जो इस गोत्र पुरुष के वही गोत्र स्त्री का भी हो जाता था। याद रहेगा? दोनों नियम क्लियर? एक नियम ये कि गोत्र के बाद शादी होगी, और दूसरा नियम ये कि स्त्री को शादी के बाद गोत्र बदलना होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटा कुछ हो गया जैसे कि बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। देखो बेटा बहुपत्नी विवाह तो पहले बड़ा आम माना जाता था, यानी कि एक ही पति की कई सारी पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन एक विरला एग्जाम्पल हमें बहुपति विवाह का भी दिखाई देता है, जो द्रौपदी जी का। ठीक है, अब उनके 5 पांडव, पांचों ऐसा माना जाता है ना कि 5 पति थे उनके, है ना। तो 5 पति हो गए, तो ये क्या हो गया? बहुपति विवाह का हो गया, है ना। और यहीं से आ गया बेटा बहुपत्नी का मतलब क्या हो गया? एक ही पति की कई सारी पत्नियां होना। उस टाइम पे ये चीज आम हुआ करती थी। क्लियर हो गई बात? क्योंकि राजा महाराजाओं के शौक होते थे ना कई सारी रानियों को रखना। अब समझ आ गया बेटा? अब देखो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सर आप तीनों को जोड़ के बंधुत्व, विवाह और तीसरा क्या हो गया? पितृवंशिकता, तो 8 नंबर का बड़े आसानी से बना लेंगे आप। जितना मैंने आपको परिवारों के बारे में बता दिया, बंधुत्व के बारे में बता दिया, पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ बता दी बंधुत्व की,
तो आप आराम से बना लेंगे इसे, है ना। कम से कम मान लो 1 पेज तो यही हो गया। फिर पितृवंशिकता के बारे में बता देंगे, आधा पेज ये हो गया। फिर विवाह के बारे में बता देंगे, 1 पेज ये हो गया। फिर कंक्लूजन लिख देंगे, 3 पेज का आंसर परफेक्ट और 8 नंबर पक्के। क्लियर हो गई बात बच्चा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब हमें देख लेना चाहिए इसी में एक काम किया करो बच्चा, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं तो यहीं पे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेने से क्या होगा, आपको नोट करने में आसानी होगी बाद में, ठीक है। और बहुत अच्छे से कोशिश तो ये क्या करो, साथ साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ नोट करते रहे, है ना। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो मान लो आज कहीं और गया हुआ है, बाहर गया हुआ है, तो वो क्या करे, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, क्योंकि आज का जमाना तो बेटा मॉडर्न हो चुका है ना। क्लियर है? अब आएगा बेटा धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चा? धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र का मतलब क्या होता है ये हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, ठीक है, 200 ईस्वी के बीच, ये एक टाइम पीरियड है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच ब्राह्मणों द्वारा, किसके द्वारा बेटा? ब्राह्मणों द्वारा नियमों और कानूनों की रचना की गई। किसकी? नियमों और कानूनों की रचना एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, जिसे समाज के हर एक पर्सन को मानना पड़ता था, उसी को क्या कहा गया बेटा? धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र कहा गया, ठीक है। ये एक सामाजिक अनुबंध को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? सामाजिक अनुबंध को दर्शाते हैं। और ये नियम सबको मान्य होते थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध हो तो किसी वर्ग से संबंधित हो। क्लियर होगी बात बेटा? अब धर्म सूत्र धर्म शास्त्र समझ आ गए। इन्हीं में बेटा एक क्वेश्चन और आया था यहां से 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट, चंडालों के कार्य। देखो बेटा जो चंडाल होते थे, ठीक है, चंडालों को किसी भी वर्ण में स्थान प्राप्त नहीं था। इन्हें किसी वर्ण या किसी जाति में स्थान नहीं दिया गया। इन्हें क्या होता था बेटा कि गांवों से बाहर, ठीक है, गांवों से बाहर जाकर कहां रहना होता था? जंगलों में निवास करना होता था। जंगलों में निवास करना होता था, ठीक है, ये याद है क्या बेटा? इन्हें गांव में नहीं रहने देते थे, इन्हें गांवों से बाहर जंगलों में रहना होता था। और ये लावारिस मृत शरीर की, लावारिस मृत शरीर की अंत्येष्टि करते थे। अंत्येष्टि का मतलब जानते हो बेटा? अंत्येष्टि का मतलब होता है यहाँ पे कि अंतिम संस्कार। क्या होता है? अंतिम संस्कार। तो जो भी लावारिस मृत शरीर होते थे उनका अंतिम संस्कार करते थे और मरे हुए लोगों को ही कपड़े और बर्तनों को इस्तेमाल करते थे। और बेटा इनके लिए नियम इतने सख्त थे कि अगर इन्हें कभी आना होता था ना, जैसे मान लो ये गांव वगैरह में एंटर करते थे, तो गांव में आने से पहले इन्हें ढोल और करतार बजाते हुए आना होता था, ताकि इन्हें कोई बड़ी जाति वाला इंसान देख ना ले। ऐसा माना जाता था अगर किसी बड़ी जाति के इंसान ने इन्हें देख लिया तो गलती उस इंसान की नहीं, गलती इनकी है। फिर इन्हें कई सारी कठोर सजाएं भी दी जाती थी, ठीक है, जैसे कि लोहे की गर्म कील आंखों में डाल देना या शीशा पिघला के कानों में डाल देना। ऐसी सख्त सख्त सजाएं इनके लिए लिखी गई थी, ठीक है। चंडाल के बारे में समझ आ गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। पेपर घुमाया जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से याद रखना। ये तो क्लियर है। फिर धर्मसूत्र धर्मशास्त्र क्लियर हो गया। अब आएगा बेटा एक क्वेश्चन, क्या माताओं की स्थिति महत्वपूर्ण थी? क्या माताएं महत्वपूर्ण
थी, एक क्वेश्चन उठता है, फिर उसके बाद बेटा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वर्ण व्यवस्था। ठीक है, क्या उठता है बेटा, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, एक जबरदस्त क्वेश्चन है ये, क्या माताओं का महत्व था उस टाइम? तो बेटा जानेंगे हम। देखो हाँ, कुछ जैसे कि सातवाहन शासक, कौन से सातवाहन शासकों में एक चीज दिखी है बेटा कि में मातृवंशिकता चलती थी। मातृवंशिकता का मतलब क्या है, मातृवंशिकता का प्रचलन था। ठीक है, लेकिन मातृवंशिकता का पूर्ण रूप से हम आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि मातृवंशिकता का मतलब क्या है, ये सिर्फ केवल नाम के साथ अपनी माता के नामों को यूज करते थे, है ना, यानी कि नाम के साथ माताओं के नाम का जुड़ाव होता था, माताओं के नाम का जुड़ा। लेकिन फिर भी जो संपत्ति होती थी, क्या होती थी, संपत्ति होती थी। ठीक है, संपत्ति पर केवल पुरुषों का ही अधिकार था, पर केवल पुरुषों का अधिकार था। ठीक है, अब जब संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार था तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम क्या सोचें, क्या हम आइडिया लगा सकते हैं कि माताओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था? तो इस चीज का बेटा प्रॉपर प्रूफ हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट में माताओं के महत्व का नाम पता चलता है। क्लियर हो गई बात, जिसमें सातवाहन राजाओं ने किया। अब आ जाएगा बेटा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, वर्ण व्यवस्था। क्या आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था क्या है बेटा, तो ध्यान रखेंगे वर्ण व्यवस्था का वर्णन मनुस्मृति में किया गया। किस में किया गया है, मनुस्मृति में किया गया। मानव इतिहास का सबसे पुराना जो कानून है, ठीक है, वो मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति में बेटा कर्म के आधार पर, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर वर्णों की रचना की गई थी। ठीक है, रचना की गई थी और 4 वर्ण बनाए गए थे। कितने, 4 वर्ण। कौन कौन से थे बेटा, वो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा सबसे नीचे आता था शूद्र। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया मनुस्मृति का रूप भी बदल दिया गया। इसे कर्म आधारित से क्या कर दिया गया बेटा, जन्म आधारित बना दिया गया। कैसे बना दिया गया, जन्म आधारित बना दिया गया। अब सर ये जन्म आधारित क्या होता है, तो जन्म आधारित का मतलब क्या है, जो बच्चा जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी को उसका माना जाएगा। ठीक है, उसको उसी वर्ण का माना जाएगा, वो उस वर्ण से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं आ सकता। और सबके कार्य भी निर्धारित कर दिए गए। क्या कर दिए गए, कार्य निर्धारित कर दिए गए। कार्य निर्धारित का मतलब क्या है, जैसे देखो ऐसा डिसाइड कर दिया कि एक अगर हम मानव शरीर से रचना करें इसकी, ठीक है, तो माना गया जी ब्राह्मण का कार्य क्या है, बुद्धि का है। क्या है, बुद्धि का। तो ब्राह्मण का जन्म बुद्धि से हुआ है। अब जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों का कार्य भुजाओं का है, इसलिए क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ है। वैश्य मतलब कि इनका जन्म माना गया जंघिया से हुआ है। और यहाँ से शूद्र माना गया पैरों के तलवों से इनका जन्म हुआ है। अब देखो बेटा इसमें किस तरीके से दिखाया गया। देखो ब्राह्मण के कार्य अलग से डिसाइड कर दिए गए। ब्राह्मण क्या क्या कर सकता है, देखो घटते जाएंगे। ब्राह्मण के कार्य डिसाइड कर दिए, यज्ञ कर भी सकता है और करवा भी सकता है। ठीक है, यज्ञ सॉरी कर भी सकता है और करवा भी सकता है। वेद पढ़ भी सकता है और पढ़ा भी सकता है। ठीक है, दान ले भी सकता है और दान दे भी सकता है। राजा का सलाहकार कौन होगा, ब्राह्मण होगा। ये सारे कार्य डिसाइड कर दिए गए किसके लिए, बच्चा, ब्राह्मण के लिए। फिर आगे क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय वेद पढ़ सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता, दान दे सकता है लेकिन
ले नहीं सकता, ठीक है। शासन चलाना, युद्ध करना और ब्राह्मण की सलाह पर काम करना, ये सब कार्य किसके हो गए बच्चा? क्षत्रिय के। फिर उसके बाद वैश्य के कार्य डिसाइड किए गए, ये भी यज्ञ करवा सकते हैं लेकिन कर, ये भी यज्ञ करवा सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। दान ले सकते, दान दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते। वेद पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते। और इनका मुख्य तौर पर काम होता था व्यापार। अब देखो कोई भी अर्थव्यवस्था व्यापार पर टिकी हुई है ना, जैसे हमारा पूरा शरीर जांघों पर टिका हुआ है, इसी तरीके से कोई भी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है बच्चा? व्यापार पर टिकी होती है। क्लियर हो गई बात? और सबसे नीचे रखा गया शूद्र। शूद्र को माना गया इन्हें का कोई काम नहीं है, ये बने सब वर्णों की सेवा करने के लिए। क्लियर हो गई बात? ये था बेटा वर्ण व्यवस्था। अब एक क्वेश्चन आता है मन में, सर अगर ये वर्ण व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई तो क्या सब इसका पालन करते थे? क्या सब इसका पालन करते थे? तो हाँ बेटा, ब्राह्मणों द्वारा इनके पालन के लिए भी कई नीतियां बनाई गई। जैसे कि क्या होती थी? ब्राह्मणों ने इसे सबसे पहले बताया जी एक देवीय व्यवस्था है। क्या है? देवीय व्यवस्था। देवीय व्यवस्था का मतलब क्या है बेटा? देवीय व्यवस्था का मतलब है देवी देवताओं द्वारा बनाई गई व्यवस्था है जिसका पालन सबको करना चाहिए। अब देखो राजा का एडवाइजर कौन होता था? राजा का एडवाइजर होता था ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण के एडवाइस पर ही काम करता था राजा। तो राजा, ब्राह्मण जैसा बोलेगा वैसा राजा करेगा। तो ब्राह्मण ने बताया कि अगर तुम इस वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करवाओगे तो तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से भी कई सारे लोगों ने इस व्यवस्था का पालन किया, ठीक है। और कई कई जगह पर इसका जबरन पालन भी कराया गया। क्लियर हो गई बात बेटा? ये था हमारा आज का टॉपिक। कल के टॉपिक में हम कुछ और खास टॉपिक्स को पढ़ेंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में आते ही आता है, महाभारत क्यों एक गतिशील ग्रंथ है। तो इंतजार करना कल की वीडियो का, क्योंकि बच्चा एक वीडियो इस हफ्ते में मिस हुई थी, इसलिए इस बार संडे को भी क्लास होने वाली है एग्जैक्ट 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।